आज की स्थिति ये है कि हम बिहार में अपने फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाएं, अपने कार्यकर्ता आधार बेस को कैसे बढ़ाएं, हम मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जाएं। हमारी पहली प्राथमिकता बिहार है। हज भवन के माध्यम से नौकरियों में कैसे छात्रों को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे उनको सुनिश्चित किया जाए, विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरजेडी दंगाइयों को जहां सम्मानित करती है, वहीं नीतीश जी और बीजेपी के नेतृत्व में कैसे अल्पसंख्यक समाज को भी मुख्य धारा में जोड़ा गया। ठीक है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं होंगे। प्रशांत किशोर की बात सुन रहे हैं ना, बिहार में फिर जहरीली शराब से लोग मरे हैं। शराबबंदी एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के ब्रांड वैगन में एक बहुत बड़ा धक्का लग गया है। नोहन जी, मैं बहुत गलती मान लेने में क्या दिक्कत है कि शराबबंदी लगाई आपने, ऐसा नहीं हो पाया। दिखते हैं सारे नॉन पॉलिटिकल जिनका जमीन से लोगों की परेशानी से कोई वास्ता नहीं, और बिहार की 65% आबादी युवा है, और उससे सामने उन्होंने जो पहला नमूना पेश किया, ये 3 रिटायर्ड लोगों को ला करके खड़ा किया है, उससे ये बहुत स्पष्ट है, आप लोगों को कोई डर नहीं है उससे बहुत स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर खुद डरे हुए हैं। बड़े पैमाने पे युवाओं की भागीदारी सामाजिक न्याय के रूप में हुई, और सामाजिक डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंं, महिलाओं की भागीदारी उन्होंने किया, अति पिछड़ा बनाया। वहाँ पे जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी हुई, वो आर्थिक गतिविधि में उसकी भागीदारी हुई। तो 2 मॉडल बिहार के अंदर और इस देश के अंदर है, एक नरेंद्र मोदी जी का और एक नीतीश जी का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव के अलावा झारखंड में भी एनडीए ने सीटों के बंटवारे में अपने मुहर लगा दी है। रास्ते लगभग स्पष्ट दिख रहे हैं, सभी सीटें बांट दी गई हैं। कई ऐसे दल हैं जिनको इसमें रिवॉर्ड भी मिला है, जैसे झारखंड में जदयू को 2 सीटें और लोजपा चिराग पासवान को, रामविलास को 1 सीट मिली है। तो इस आधार पर बिहार के जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें 5 दलों की जो संख्या है, उसमें हमने जीतन राम मांझी से भी जानने की कोशिश की कि भाई उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या बिहार की 4 सीटों पर और झारखंड की किसी सीट पर उनकी नज़र थी, जिसमें जीतन राम मांझी ने लगभग स्पष्ट किया है कि कई सीटों पर चुनाव उनको लड़ने का मन था। अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि आगे वो क्या करेंगे जब उन्हें सीटें नहीं मिली है। तो इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, आरएलएम से, उनके प्रवक्ता राहुल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सभी पार्टियां जब चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी बनाई जाती है। आपकी पार्टी भी विभिन्न रूपों में से बदलकर आरएलएम की फिर बनी है। एक अच्छा मौका था बिहार के 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का, एक भी सीट आपको मिली नहीं है। झारखंड में भी कोई आपकी पार्टी को एक भी सीट दी नहीं गई है, क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? देखिए नमन जी, बिहार के संदर्भ में जहाँ तक 4 सीटों का मामला है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि इन सीटों पर पहले भी एनडीए में जो दल दूसरे नंबर पर रहे हैं जी, उन दलों को लड़ना है। हमारा दावा इन सीटों पर नहीं था जी। और आगामी चुनाव जब आएगा 2025, तो हमारी पार्टी निश्चित तौर पर ठीक ठाक सीटों पर लड़ेगी। अभी हम लोग की पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार यात्रा पर निकली हुई है, और हमारी जो भूमिका अभी इस गठबंधन में है, आपको मालूम है कि 2 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर जदयू और 1 सीट पर हम पार्टी लड़ रही है जी। तो चिराग जी की भी पार्टी बिहार में नहीं लड़ रही है जी। तो निश्चित तौर पर गठबंधन के हर दल के नेता 4 सीट में एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई न कोई दल तो छूटेगा ही। इसलिए ये सवाल उठना कि हम नहीं लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, सबको लड़ना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भूमिका है, और हमारी भूमिका ये है कि आपको मालूम है शाहबाद के क्षेत्र में सीटें हैं, जैसे आप तरारी की बात कर लीजिए या फिर रामगढ़ की बात कर लीजिए, और अगर बेलागंज और इमामगंज की बात करिए तो वो सीटों, उन सीटों पर भी अगर एक लोकसभा की बात उसमें करें तो औरंगाबाद लोकसभा सीट है और एक जहानाबाद है। इन सभी क्षेत्रों में हमारी पार्टी के का जो आधार वोट है उसका एक प्रभाव रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब पहले फेज की जब यात्रा हुई तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी ने शाहबाद के क्षेत्र को उन्होंने लिया था, और अगले कुछ दिनों में वो जहानाबाद, गया और कैमूर के इलाके में भी वो जाने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कैसे इन 4 सीटों पर 4-0 एनडीए के पक्ष में 4-0 का एक आंकड़ा बने। उसमें हमारी जो भूमिका है वो ये कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से लगाएं,
जो भी एनडीए के उम्मीदवार आएंगे और उनके साथ उनको रणनीति के तहत आपके नेता इन चारों सीटों पर लगातार घूमे और एनडीए को मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश झारखंड में तो चाहिए था ना 1-2 सीट कम से कम। नहीं देखिए, अभी हम लोग बिहार की पार्टी हैं और अभी हम लोग मांझी जी की पार्टी भी बिहार की है, जदयू भी बिहार की पार्टी है, सभी एलजेपीआर भी बिहार की पार्टी है। नहीं, जब समता पार्टी से जदयू का सफर हुआ तो उनका जो एक आधार रहा था, उस वक्त बिहार एकीकृत था। जी जी। तो उस वक्त उनकी पार्टी के जदयू के लोग भी उस वक्त विधायक थे वहाँ पे, शायद 8 विधायक थे। जी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज की स्थिति ये है कि हम बिहार में अपने फुटप्रिंट को कैसे बढ़ाएं, अपने कार्यकर्ता आधार बेस को कैसे बढ़ाएं, हम मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जाएं, हमारी पहली प्राथमिकता बिहार है। अभी हम लोग झारखंड में वहाँ पे भी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी कई अवसरों पर वहाँ कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन हम अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वहाँ पे हम सीटों को मांग करके ही उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। हमारा एक नैतिक समर्थन है वहाँ एनडीए को, और एनडीए वहाँ इस बार सरकार बनाएगी। बिहार में 4-0 का आंकड़ा रहेगा, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और ये होगा। ये बिहार में यात्राओं का दौर लगभग चालू है, एक साथ कई यात्राएं चल रही हैं। आपके नेता भी एक लगातार यात्रा पर हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आपके हिसाब से एनडीए को मजबूत करने के लिए आज भी एक कार्यक्रम हो रहा है। तो इन यात्राओं से इतर एक और यात्रा है जिसने बहुत ध्यान आकर्षण किया है, गिरिराज सिंह की यात्रा, वो भी शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकल रहे हैं, जिस पर जदयू ने आपत्ति भी दर्ज की है, उनकी पार्टी के कई लोग भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में ऐसी यात्रा की आवश्यकता थी, और क्या इससे एनडीए का जो कोर है वो कमज़ोर नहीं होगा? नहीं, एनडीए का कोई कोर कमज़ोर नहीं होगा। पहले तो बिहार को समझना चाहिए, और दूसरी बात कि बिहार की जो बीजेपी है, यानी बिहार प्रदेश बीजेपी जी, उनके जो दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो संजोग से उन्हीं इलाकों से आते हैं जहां पे ये यात्रा की जा रही है जी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये उनकी निजी यात्रा है और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आडवाणी भी ऐसी यात्रा पर निकले थे। सुनिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि नमन जी, बिहार के इतिहास को थोड़ा समझना चाहिए जी। भागलपुर दंगा जब हुआ तो आरजेडी ने उसके जो कर्ता धर्ता थे, उस दंगे के जो मुख्य आरोपी थे, उसको सार्वजनिक तौर पर अगर किसी ने सम्मान किया तो आरजेडी थी, लालू जी की पार्टी थी जी। आज की तारीख में जब हम 19 साल बाद एनडीए के शासन जब 2005 में शुरू हुआ, और आज जी दावे के साथ कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर जदयू, बीजेपी और तमाम जो गठबंधन दल हैं उनके नेतृत्व में जो सरकार है वो बेहद संवेदनशील है इन मसलों पर, और सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द और क्षेत्रीय सौहार्द हर तरह से बरकरार रहे, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी भी जी, जिनको लेकर के बहुत तरह की किस्से कहानी कही जाती है, मैं कहता हूं कि बिहार एक मॉडल है कि बीजेपी के रहते हुए जितना अल्पसंख्यक समाज का विकास और मुख्य धारा में भागीदारी, हज भवन के माध्यम से नौकरियों में कैसे छात्रों को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे उनको सुनिश्चित किया जाए, विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरजेडी दंगाइयों को जहां सम्मानित करती है, वहीं नीतीश जी और बीजेपी के नेतृत्व में कैसे अल्पसंख्यक समाज को भी मुख्य धारा में जोड़ा गया है। राहुल जी, मैं समझ गया। कब्रिस्तान की घेराबंदी बहुत विवादास्पद, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। ये सारे बीजेपी के दौर में हुए। ये गिरिराज सिंह की यात्रा को निजी बोलकर आप बच नहीं सकते हैं। आपकी पार्टी कभी भी इस तरीके की बात से इत्तेफाक नहीं रख सकती है। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात मैं नमन जी आपके मंच से मैं कह रहा हूँ। कल अगर उनके कार्यक्रम के दौरान कुछ विवाद होता है तो फिर आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना। पहले तो प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह से कोई बात हमको नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र, गिरिराज सिंह हिंदुवादी नेचर के नेता नहीं है, उनके बाद विवाद बयान जो बयान दिए विवाद लोकतंत्र में नमन जी किसी को भी संविधान ये अधिकार देता है कि वो यात्रा करे, कोई कार्यक्रम करे। क्या जरूरत है बिहार में? जदयू ने तो कहा कि बिहार में क्या जरूरत है करने का सब। कह लूं मैं, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चीजों को समझिए। कोई भी कार्यक्रम अगर आप आदेश लीजिएगा, उसमें एसडीओ जब वो परमिशन देता है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है किसी तरह से धार्मिक, जातिगत, क्षेत्रीय किसी तरह का दंगा या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल या
उकसाने वाला कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जी। कोई भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते हैं क्या, अल्पसंख्यक समाज के भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जी। लेकिन बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा करिए, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर उसका कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि बिहार के अंदर मतलब एक तरह से कहिए कि नो टॉलरेंस मामला है। अगर किसी स्तर पर बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश होगी, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूती से उस पर कदम उठाएगा और मुझे बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। राजद कह रही है कि जदयू और बाकी दलों का एनडीए में बीजेपी के एक शीर्ष नेता, बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे की भूमिका आई थी सामने एक, जी जी, भागलपुर में ही, ठीक है। आपको उस घटना को मैं आज इसलिए मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं कि बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द के मामले में कोई व्यक्ति कितनी ही रसूख वाला हो, उसको लॉ एंड ऑर्डर का सामना करना पड़ेगा तो पड़ेगा, इसमें कोई बहस नहीं है। राजद कह रही है कि आपकी पार्टी, जदयू और जितने भी एनडीए में दल हैं, चाहे समाजवादी हो कोई हो, उन सब का भाजपाईकरण हो गया है, इसीलिए आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ तक कि राजद ने तो ये भी कह दिया कि जल्द ही आप सब विलय कर लीजिएगा। आरजेडी पर मैं बहुत बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग बुलवाना चाहते हैं जबरदस्ती। वो बोलने वाली पार्टी बची है। जब बिहार के अंदर लाखों लोग नेपाल की पानी से परेशान थे, भयावह बाढ़ झेला, 56 साल में पहली बार इतना भयावह बाढ़ लोगों ने देखा। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए के तमाम नेता अलग अलग जगहों पर दिन रात लगे हुए थे, या पॉलिसी में या डिस्ट्रीब्यूशन में, राहत में, हर तरह के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी खुद, जिनको ये लोग तमाम आरजेडी के युवराज और प्रशांत किशोर जैसे लोग बुजुर्ग घोषित किए हुए, खुद खड़े होकर के केंद्र सरकार की तरफ से जो सेना का जो मदद हो सकता था वो सब कुछ किया गया। और उस दौर में तेजस्वी जी कहाँ थे? तेजस्वी जी दुबई में बैठे हुए थे। तो जो इतने रिलेक्टेंट लोग हैं, राजनीति को सोने के प्लेट में जिन्होंने हासिल किया हो, वो व्यक्ति अगर बिहार की बात करता है तो मैं कहूँगा उनको कि भाई राघोपुर में भी बाढ़ आया था, तब तेजस्वी जी कहाँ थे? जी। इन तमाम सवालों पर अगर आप देखेंगे तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि तेजस्वी जी युवा हैं, उनके पास एक लंबा दौर है राजनीति करने का, लेकिन वो जिस तरह से दुबई में बैठ करके अपना समय जाया कर रहे हैं, उससे संभव है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से 2010 में नेता विपक्ष का भी पद नहीं बचा था आरजेडी के पास, फिर से संभव है कि उनके पास नेता विपक्ष का भी पद नहीं। चलिए ठीक है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं होंगे। प्रशांत किशोर की बात सुन रहे हैं ना, बिहार में फिर जहरीली शराब से लोग मरे हैं। शराबबंदी एक बहुत बड़ा, कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के ब्रांड वैगन में एक बहुत बड़ा धक्का लग गया है। नुमन जी, मैं बहुत गलती मान लेने में क्या दिक्कत है कि शराबबंदी लगाई आपने, ऐसा नहीं हो पाया। मैं बहुत शालीनता से प्रशांत किशोर जी अमेरिका से लेकर के पता नहीं किन किन देशों में उन्होंने काम किया है, उनकी समझ का भय मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी और दूसरी बार उनकी नैतिक तौर पर उनकी हत्या 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी मैदान में हुआ। उनके जन्म दिवस पर जिन्होंने कहा, एक नैतिक मूल्य उन्होंने स्थापित किया शराब को लेकर के, उन्होंने उनकी क्या राय थी, पूरी दुनिया में गांधी जी को एक अलग सम्मान भाव से देखा जाता है। उन्होंने जो आदर्श उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य ऊंचा है तो उसके माध्यम भी पवित्र होने चाहिए। अगर आप बिहार की जनता को बेहतर शासन का वादा कर रहे हैं तो क्या माध्यम आपका इतना कमजोर होगा कि आप तमाम लोगों को पहले शराबी बनाना चाहते हैं? देखिए, आप गांधी जी के मंच से, सर सुना जाए, गांधी जी के मंच से आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। ये कहना गांधी जी का ही नहीं अपमान है, बल्कि बिहार की जो 50% आबादी जो महिलाओं की है और उससे बड़ी आबादी जो युवा बिहार की है, उसको नशे की तरफ धकेलने की कोई परिकल्पना, मैं इसलिए बात मैं कर रहा हूँ। नमन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने कई डिजिटल से लेकर के इंग्लिश पत्रकारिता में भी आपने काम किया है। भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ था,
उसी वक्त चीन भी आज़ाद हुआ था। जी। चीन अफीमचियों का देश कहा जाता था, ये किसी से नहीं छिपा है, पूरी दुनिया का ये इतिहास आप पढ़िए तो चीन को अफीमचियों का देश कहा गया। उस अफीमची देश से आज चीन को लाने में जिस एक व्यक्ति का बड़ा योगदान है, उनकी भी उस समय बहुत आलोचना हुई थी। माओ से तुंग ने यह तय किया कि अगर चीन को इस दर्द से बाहर निकालना है तो सामाजिक तौर पर इसको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और इसको अफीमची से निकाल करके एक टेक्नोलॉजी की तरफ, विकास की तरफ, कृषि की तरफ कैसे हम लोगों को लेकर के जाएं। बिहार में नीतीश जी पर तमाम आरोप लग सकते हैं कि उन्होंने पहले शराब तमाम तरह से खोला, लेकिन एक स्टेज के बाद उन्होंने ये समझा। तो अगर ये कोई सामाजिक भागीदारी का मसला है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं मान लेता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात कि शराबबंदी से कोई संबंध नहीं है इस तरह की जहरीली शराब का। क्या आप मुझे बताएंगे? देखिए बिहार में हाफ बेक शराबबंदी है तो मानिएगा ना। हाँ, मैं मान रहा हूँ कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। हम और हो भी नहीं पाएगी अब लगता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब चेन्नई में इसी साल 23 जून को 66 लोग मरे थे जहरीली शराब से, तब तो वहाँ किसी ने नहीं सवाल उठाया। वहाँ कभी कभी हो रहा है, आपके हर साल हो रहा है। क्यों ये बात? हर साल लोग मर रहे हैं। आप अरे भाई पुलिस प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। 2021-22 आंकड़े तोड़ मरोड़ 2021-22 में 1500 के करीब लोग जहरीली शराब से मरे थे। ये सरकार की रिपोर्ट है। क्या बिहार के अंदर सिर्फ मरे थे? उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में मरे, लेकिन बिहार में बढ़ गया। शराबबंदी नहीं है। देखिए, चीजों को गलत इंटरप्रेट मत कीजिए, दोनों को अलग अलग रखिए। जिस तरह से शराबबंदी को, ये अधपक्की शराबबंदी आपको ठीक लगती है? अधपक्की शराबबंदी अधपक्की नहीं है, कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून उसके खिलाफ पूरी तरह से सजग है, काम करेगा। और जो लोग भी लाशों की राजनीति पर वो सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे वो तेजस्वी जी जैसे गिद्ध बैठे हुए हैं लाशों पर, वो कभी उनकी मनसा पूरी नहीं होगी। प्रशांत किशोर जी ने किसी रूप में उपचुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। एनडीए को ही डैमेज करेंगे, सभी यही कह रहे हैं, यही धारणा है। डैमेज होने के लिए रेडी है ना आप लोग प्रशांत किशोर से? देखिए, हम लोग को कोई डैमेज नहीं होगा, इस तरह की कोई बात का कोई मतलब नहीं है। जो बातें कही जा रही है वो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, उनके पास धन कहाँ से आ रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके पास एक ताकत है। वो ताकत क्या है? तेजस्वी जी भले उस चीज़ को नहीं समझते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि उन्होंने मोदी जी को, उन्होंने नीतीश जी को, उन्होंने नायडू जी को या ममता जी को, या जिनके भी जो राजनीति में, लोकतंत्र में तपे तपाए नेता थे, उनकी राजनीति की धार को सिर्फ टेक्नोलॉजी से उन्होंने जोड़ने का काम किया। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। और वो ये समझ रहे हैं कि मोदी जी की जीत उनकी अपनी जीत है, नीतीश जी की, ममता जी की, नायडू जी की या किसी और की जीत उनकी अपनी जीत है। मुझे लगता है कि बिहार उनके इस भ्रम को खत्म कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, वो हर कार्यक्रम में कहते हैं नीतीश जी बूढ़े हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। अभी तक उनके जो प्रदेश जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। वो नमूना के तौर पर रखे गए हैं। भाई, नमूना का मतलब क्या होता है आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन रिटायर्ड हैं। दूसरे जिस व्यक्ति को लाया गया सैन्य अधिकारी के तौर पर, वो भी रिटायर्ड हैं। जो तीसरे व्यक्ति जिनको बेलागंज से लड़ाने की बात कही जा रही है, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए, वो रिटायर्ड ही दिखते हैं। सारे नॉन पॉलिटिकल, जिनका जमीन से, लोगों की परेशानी से कोई वास्ता नहीं, और बिहार की 65% आबादी युवा है। और उसके सामने उन्होंने जो पहला नमूना पेश किया, ये 3 रिटायर्ड लोगों को ला करके खड़ा किया है, उससे ये बहुत स्पष्ट है, आप लोगों को कोई डर नहीं है उससे बहुत स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर खुद डरे हुए हैं कि किसी युवा को अगर खड़ा कर देंगे तो प्रशांत किशोर की जगह न ले ले। चलिए, आपको डर नहीं लग रहा है, लेकिन एक ऐसी खबर दूंगा जिसके चलते आपको शायद डर लगे।
याद होगा आपको, एक बार इसी तरह से हम लोग बैठे थे, इंटरव्यू आप ही का चल रहा था, जिस दौरान नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहते थे। आने को लेकर आपने क्या कहा था एग्जैक्टली तो मुझे शब्दशः याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि आप भी आशंकित थे कि नीतीश आ तो रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं ये नहीं पता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक सवाल इससे जुड़ा मेरा, ये तो मैंने दे दिया आपको पहले कि आपने क्या बोला था, अब इस पर सवाल सुनिए। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश सिंह गए थे जेपी के माल्यार्पण करने के लिए, रोक दिया गया, जिस दौरान उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि एक जेपी के ही चेला प्रोडक्ट हमारे बिहार में है, जिनकी वजह से केंद्र में और बिहार में दोनों जगह सरकार चल रही है, नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी। ये ऑफर भी था, धमकी भी थी, और कहीं ना कहीं मुझे तो वेलकम मैट भी बिछा दिया गया है नीतीश कुमार के लिए। तो लगता है आपका डर फिर से सच हो रहा है? नहीं, कोई डर की बात नहीं है। आज मैं ये विश्वास बढ़ गया नीतीश कुमार पर आपका? विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। अब बढ़ गया विश्वास, नहीं जाएंगे? मैं बहुत विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ जी कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के खुद आपने देखा होगा हरियाणा जैसे चुनाव में आपने टर्न अराउंड जिस तरह से एनडीए ने किया वहाँ पे जी, वो चीज़ें राहुल गांधी को आज समझ में आ रही है। और वहाँ एक आज ही की एक खबर है, आपको भी जानकारी हुई होगी कि जो लालू जी के जो समधी थे, कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। वो किस पद पर थे कांग्रेस के? ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उनका ये आरोप कि राहुल गांधी जी दिन रात ओबीसी 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 करते हैं, और आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे बुला करके नहीं पूछा कि ओबीसी के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसकी क्या भागीदारी हो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है, प्रभावशाली कमेटी, उसकी बैठक में उनको कभी नहीं बुलाया गया हो। तो जिस पार्टी के ओबीसी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई औकात नहीं हो, वो व्यक्ति अगर ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहा हो तो समझिए कि खाली डब्बा है, वो आई वॉश कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एहसास मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी को भी है जी, अखिलेश जी को भी है। यही कारण है कि उन्होंने बिना कांग्रेस की सहमति के नीतीश जी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि समाजवादी एकजुट हो जाए तो दिक्कत क्या है? अच्छा तो है आप नीतीश कुमार अखिलेश सब एक हो जाए, कांग्रेस और भाजपा दोनों को छोड़िए। देखिए, मैं बहुत राजनीति की चीज़ों को मैं अलग तरह से मैं देखना चाहता हूँ कि जो लोग भी समाजवादी तो एकजुट होने चाहिए। जो लोग भी अपने को सामाजिक न्याय के पहरुआ कहते थे जी, वो आज एक जाति एक समाज को लेकर के खड़ा दिखता है। उसकी जगह पर अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी को, आज उनकी कैबिनेट में कई ओबीसी मिनिस्टर्स आपको दिख जाएंगे, कई राज्यों में उनके ओबीसी मुख्यमंत्री आपको दिख जाएंगे, नेतृत्व आपको ओबीसी का दिख जाएगा। नीतीश कुमार जी को आप देखिए, उन्होंने बिहार को लेकर के जो भी उन्होंने कुछ प्लान किया, बड़े पैमाने पे युवाओं की भागीदारी सामाजिक न्याय के रूप में हुई, और सामाजिक डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट, महिलाओं की भागीदारी उन्होंने किया, अति पिछड़ा बनाया। वहाँ पे जिस तरह से राजनीतिक भागीदारी हुई, वो आर्थिक गतिविधि में उसकी भागीदारी हुई। तो दो मॉडल बिहार के अंदर और इस देश के अंदर है, एक नरेंद्र मोदी जी का और एक नीतीश जी का। दूसरा मॉडल किसका है? मनमोहन सिंह का। कांग्रेस का अंतिम कार्यकाल याद करिए, एक ओबीसी मिनिस्टर अगर होगा कोई तो मुझे उसका नाम फिलहाल याद नहीं है। ठीक है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस देश के अंदर 65% आबादी या 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की हो, उसका एक भी प्रतिनिधित्व अगर मंत्रिमंडल में नहीं है तो आप उस सरकार का मॉडल आप समझिए। तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, किस रूप में कहते हैं? अखिलेश जी एक समाज को लेकर के जब उनको लगा कि बहुत एक समाज से नहीं काम चलेगा तो उन्होंने एक पीडीए शुरू किया। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस उपचुनाव में उनके पीडीए की हवा निकल जानी है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय के असली चैंपियन देने के मामले में, भागीदारी देने के मामले में, सिर्फ बोलने के मामले में नहीं, दो बड़ा चेहरा है इस देश के अंदर, एक नरेंद्र मोदी और एक नीतीश कुमार जी। मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आपने नीतीश कुमार के लिए बना लिया अपने मन में? नहीं, मैंने बना नहीं लिया है। बिहार ने, एनडीए ने तय किया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और सामाजिक न्याय को लेकर के जो कमिटमेंट माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है, जो चिराग जी का है, जो मांझी जी का है, जो मोदी जी का है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में पूरा होगा। बारात तो बढ़िया साजे हैं आप, लेकिन दूल्हा का भरोसा हमको नहीं है, आपको हो गया इस बार भरोसा।
चलिए, मीडिया का अपना काम है। आपका काम है मिथ्या को सत्य बताकर प्रचारित करना। बाद में भी सही हो जाता है वो। नहीं, सही नहीं हो जाता। आप लोग भ्रम में लोगों को डालते हैं और एक आध घटना सही हो जाती है तो उसको आप लोग प्रचारित करते हैं। पता नहीं कौन चैनल आप देखते हैं, हमारे चैनल पे तो ऐसा होता नहीं। खैर, दर्शक आपका जवाब जरूर देंगे। देखिए, समसामयिक विभिन्न विषयों पर राहुल भाई ने बेबाकी से अपनी बात रखी। अपनी पार्टी के भविष्य से लेकर जो बिहार और झारखंड के चुनाव हैं, इन पर भी इन्होंने अपनी पार्टी का स्पष्ट जो निर्देश है वो बताया। ये भी बताया कि एक यात्रा पर इनके नेता निकल चुके हैं, जिस यात्रा से अपनी पार्टी और एनडीए दोनों को मजबूत करेंगे। इनकी बातें और इनकी साफगोई के लिए धन्यवाद। आप भी कमेंट सेक्शन में आकर कोई सवाल अगर छूट गया हो मुझसे तो वो इनसे पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नेताओं में से ये भी एक है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।